जरा सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर इस धरती से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। सोचना नामुमकिन है ना। हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। साल 2012 में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन वेब सीरीज इस घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत कुछ पुराने दिनों के शिकागो में होती है, जहाँ सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ पर हम चार्ली नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कार्टून देख रही थी। वहीं उसका छोटा भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा था और उनकी मॉम रेचल फोन पर किसी से बातें कर रही थी कि तभी उसका हस्बैंड बेन घबराता हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर रेचल उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अचानक यहाँ बेन के घर में लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और उसके लैपटॉप में कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती हैं, जो कि अगले ही सेकंड में 100% डाउनलोड भी हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप से यूएसबी निकालकर उसे एक मेटल के लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं, जहां उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट भी एक के बाद एक अपने आप ही बंद हो रही थी। आसमान में प्लेन्स इधर से उधर क्रैश होने लगे थे, जमीन पर ट्रांसफार्मर्स फटने लगे थे और यहाँ तक कि विलीज टावर भी एकदम काला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती नजर आ रही थी। अंधेरा यूएसए के नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और साउथ में फैलता चला जा रहा था और चारों तरफ ऐसा समा हो गया था कि बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर का माहौल था। लेकिन आज की जनरेशन यानी कि जेनजी के लिए इंटरनेट न होने का मतलब कयामत का आ जाना। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस ही नहीं आई, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों के कार के इंजन, जेट टरबाइंस और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल खराब हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालात बहुत खराब हुए। बीमारियां बढ़ी लेकिन दवाइयां नहीं मिली। आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं थी। फैक्ट्री थी लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे। जिसके बाद जल्द ही सरकारें गिरने लगी और उसकी जगह मिलिटियास ने ले ली। ब्लैकआउट डे के बाद यूनाइटेड स्टेट 6 भागों में बंट चुका था, जो कि थी द मोनरो रिपब्लिक, द जॉर्जिया फेडरेशन, द प्लेन्स नेशन, टेक्सास, द कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी बंजर जमीन थी। इन सभी शहरों के ऐसे हालातों को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिनमें से एक बेन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो यहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि द मोनरो रिपब्लिक ही एक पीसफुल कॉलोनी थी, जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी बड़े हो चुके थे, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें एक अबेंडेंड वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहां उससे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम और डैड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही धावा बोल देती है। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि मोनरो रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। अब क्योंकि मोनरो रिपब्लिक के सेटलमेंट का समय है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बेन जानता है कि यह टैक्स से कहीं ज्यादा है। बेन को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट देता है, जिसमें बेन ने मूवी की शुरुआत में वो यूएसबी लगाई थी। बेन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस लॉकेट को कुछ नहीं होने दोगे। तभी उस मीडिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम नेवल वहां आ जाता है और बेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बेन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहाँ मौजूद सभी लोग डरे हुए ये सब देख रहे थे और जब मिलिटिया वहाँ से जाने लगी कि तभी अचानक डैनी आकर उनकी ओर क्रॉसबो पॉइंट करता हुआ अपने डैड को ना ले जाने के लिए धमकी देता है। बेन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और गलती से डैनी उन पर तीर चला देता है, जिससे वहाँ मौजूद एक दुश्मन मारा जाता है। ये देखकर एकदम से सभी लोग मिलिटिया पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं होता और कई लोग मिलिटिया द्वारा मारे जाते हैं। काफी सारे लोगों को मारने के बाद टॉम और उसके लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन मिलिटिया ने डैनी को बंदी बना लिया था। कुछ देर बाद जब चार्ली वापस अपने घर आती है, तो वो यहाँ अपने डैड को खून से लथपथ पाती है, जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो उसे बताते हैं कि डैनी को मिलिटिया के लोग किडनैप करके ले गए हैं और अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ माइल्स ही है, जो शिकागो में कहीं रह रहा है। चार्ली रोते हुए अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन मरने से पहले उसे अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने डैड के ऐसे मरने से चार्ली पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन
लेकिन उसके पास शोक मनाने तक का टाइम नहीं था। वो अपना सामान पैक करती है और अकेले बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगी और आरोन उसे अकेले नहीं जाने देते, जिसके बाद वो खुद उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जो चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद तीनों खतरनाक रास्ते से होते हुए पूरे दिन सफर करते हैं, जिससे तीनों के बीच बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन चार्ली जब पानी लेने के लिए झरने के पास जाती है तो उसे नेट नाम का एक लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ब्लैकआउट में चली गई थी, इसलिए तब के बाद से हर इंसान को पहली बार में देखकर खतरा ही समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि चार्ली जैसी लड़की के लिए बहुत सी चीजें दिमाग में होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नेट सिर्फ उससे उसका नाम पूछता है और उसे जाने देता है। उस रात चार्ली और उसके दोस्तों को एक टूटा फूटा प्लेन मिलता है, जिसमें वो रात गुजारने की सोचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये स्कैवेंजर्स ग्रुप का ठिकाना था, जहाँ उन लोगों को देखकर कुछ चोर यहाँ आते हैं और चाकू की नोक पर उनमें से एक चार्ली को उनसे दूर ले जाता है। मैगी को यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है कि तभी वो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उन चारों को विस्की पिला देती है, जिसमें पहले से ही जहर मिला था, जिसके ठीक बाद वो लोग उल्टी करते हैं और मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आखिरी चोर चार्ली को मारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वहाँ नेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह नेट उन तीनों के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि वो भी उनके साथ शिकागो जा रहा है। मैगी उसे अपनी टीम में देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि नेट उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं है, इसलिए अब उसे नेट से कोई परेशानी नहीं थी। अगले सीन में जब मेजर टॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी तो डैनी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ी का ताला खोलकर भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को उस पर बंदूक ताने देखता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेस बताते हुए उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचता हुआ वो यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा पंप देती है और बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुंचते हैं, जो कि मोनो रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात यह है कि रिगली फील्ड पूरी तरह से आईवी प्लांट से कवर्ड है, सड़कें मछुआरों से भरी हुई हैं और फॉक्सवैगन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़ा गाड़ी में बदल दिया गया है। बेन की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुंचते हैं, जहां वो एक बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बारटेंडर माइल्स नाम के किसी भी इंसान को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने डैड बेन के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली में बात करता है, जहां चार्ली बताती है कि कैसे मिलिटिया ने उसके डैड को बेरहमी से मार डाला और डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले गए। जिसके बाद चार्ली उससे पूछती है कि वो लोग हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि बेन जरूर कुछ न कुछ उस ब्लैकआउट के बारे में जानता था। वो कहता है कि मोनरो रिपब्लिक का लीडर जनरल मोनरो एक क्रूर डिक्टेटर था, जो पूरे देश और दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ हथियारों की जरूरत थी, जैसे कि फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब। और क्योंकि बेन अकेला ऐसा इंसान था जो ब्लैकआउट क्यों हुआ था उसके बारे में जानता था, और मोनरो को विश्वास था कि वो इससे निपट सकता है। ये सब सुनने के बाद चार्ली अपने भाई डैनी को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाती है और अपने अंकल से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये काम बहुत रिस्की है और वो इस काम को करने के लायक नहीं है। जिससे नाराज होकर चार्ली वापस अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे परेशान देखकर नेट माइल्स के पास बिल्कुल लड़ने के मूड में जाता है, लेकिन तभी माइल्स नेट का हाथ पकड़कर उठाता है, जहां पता चलता है कि नेट भी मोनो मिलिटिया का ही मेंबर है और वो चार्ली और उसके दोस्तों के साथ मिलकर माइल्स तक पहुंचना चाहता था। ये जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते नेट वहां से भाग जाता है। अब मिलिटिया को उनकी लोकेशन का पता होने के बावजूद भी माइल्स अपनी जगह को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अकेले ही पूरी फौज का सामना कर सकता है। चार्ली और बाकी लोग भी माइल्स की मदद करने को तैयार थे, लेकिन माइल्स गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद नेट अपने साथ बहुत सारी आर्मी सेना को लेकर माइल्स से लड़ने आता है, लेकिन इतने सैनिक होने के बावजूद भी माइल्स सभी से बड़ी सफाई से तलवारों का इस्तेमाल करते हुए लड़ता है
और एक एक करके सबको मार देता है, जिसके बाद वहाँ चार्ली और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं और माइल्स के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मिलिटिया का एक आदमी चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से नाइट आकर उस आदमी को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद माइल्स मिलिटिया के कैप्टन को जान से मारकर लड़ाई खत्म करता है, जिसके बाद वो चार्ली और बाकी लोगों के साथ डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। माइल्स के इस फैसले से सभी काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद माइल्स को अचानक से उस ब्लैकआउट डे का एक फ्लैशबैक याद आता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सारी दुनिया में अचानक अंधेरा छा जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ कार से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ मरीन कॉर्प्स बेस में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों मरीन पुलिस हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए उन्हें अपने हाथ पर बना वो एम नाम का टैटू दिखाता है, जिससे पता चलता है कि माइल्स का दोस्त, जिसका नाम सेबेस्टियन मोनरो है और वो इस समय मोनरो रिपब्लिक का लीडर भी है। वहीं दूसरी ओर मेजर टॉम और उसके आदमी डैनी के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए ग्रेस के घर तक पहुंच जाते हैं। डरी हुई ग्रेस डैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टॉम उसे जान से मारने की धमकी देता है तभी वो पीछे हट जाती है और टॉम उसके घर में घुसकर डैनी को पकड़ लेता है। उनके जाने के बाद ग्रेस चुपके से बेसमेंट में जाती है और एक लॉकेट निकालती है जो बिल्कुल आरोन के लॉकेट जैसा था। जैसे ही वो उसे दबाती है तो अचानक से कमरे में बल्ब चालू हो जाता है। इसके बाद ग्रेस उस लॉकेट को कंप्यूटर में लगाती है और किसी से चैट करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेस से चैट कर रहा था वो बहुत खुश था कि मिलिटिया को उनके छुपे हुए राज के बारे में पता नहीं चला। यहाँ प्रेजेंट में माइल्स ब्रुक को अपने साथी रखता है, जो कि अपनी एक पुरानी साथी को ढूंढ रहा है, जिसका नाम नोरा है, जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में माहिर है। माइल्स चार्ली को बताता है कि अगर उन्हें डैनी को बचाना है तो उन्हें नोरा जैसे तेज फाइटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ टैवेन में अचानक उनके ऊपर कुछ दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी माइल्स सबको हरा देता है। तभी वो एक आदमी को पकड़ता है और उसका गला घोटते हुए नोरा की लोकेशन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोरा को भी मिलिटिया ने पकड़ रखा है और इस समय वो मिलिटिया में एक नौकर बनकर रह रही है। उस रात माइल्स अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद वो रेडी होकर बाकी ग्रुप के लोगों को लोवेल इंडियाना में अगले 2 वीक बाद मिलने के लिए कहता है। हालांकि अगली सुबह जब मैगी और आरोन जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिद्दी चार्ली भी माइल्स के साथ निकल गई है, जो चीज उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आरोन मैगी को लॉकेट देता है जो कि बेन ने उसे दिया था। वो ये भी बताता है कि बेन ने उन्हें ग्रैंड पार्क में एक लेडी से मिलने के लिए भी कहा था, जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेसी है। हालांकि दोनों अभी भी चार्ली को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएगी और इसके बदले वो ग्रेस को ढूंढने के लिए ग्रैंड पार्क जाने लगते हैं। ये दोनों ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां इन्हें लगता है कि ग्रेस ही वो की हो सकती है जिससे अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जब मेजर टॉम अपनी सेना को लीड करते हुए अपने अड्डे की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो लोग अपना रास्ता बदलकर उस गन शॉट की आवाज का पीछा करते हैं। जिसका पीछा करते करते वो लोग एक छोटे से घर तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इस मोनरो रिपब्लिक में आम इंसान अपनी पर्सनल बंदूक और गोला बारूद नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से सभी लोग क्रॉसबो और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते मेजर टॉम उस घर के मालिक को धमकी देता है कि वो अपने घर से सभी हथियारों को उन्हें दे दे। उस आदमी को लगता है कि वो हथियार देने के बाद भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपने घर से एक बंदूक निकालकर बाहर खड़े एक आदमी को गोली से मार देता है कि तभी मेजर टॉम उस आदमी को गोली मारकर उड़ा देता है। इन सब चीज़ों के बाद हम वहीं डरे हुए डैनी को देखते हैं। अगले सीन में मिलिटिया के अड्डे पर हमें फाइनली जनरल मोनरो से मिलवाया जाता है, जिसका हाथ इन सभी बुरी चीज़ों में है। मोनरो वहां मौजूद एक आदमी से अपने हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो डरा हुआ आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे बेरहमी से जान से मार देता है। जिसके बाद वो दूसरे रूम में अपने दूसरे वर्कर के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये बेन की वाइफ रेचल है, जिसे हम मरा हुआ मानते हैं। यहाँ मोनरो रेचल को बताता है कि बेन मर चुका है और ये सुनकर रेचल बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान चार्ली पूरे दिन जंगल में घूमती हुई आखिर में अपने अंकल को ढूंढ लेती है, जहाँ माइल्स उससे गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब चार्ली बताती है कि उसके भाई को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वो शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें ढेर सारे मजदूर दिखते हैं जो हाथों से हेलीकॉप्टर को खींचकर ले जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल मोनरो को विश्वास है कि एक दिन इलेक्ट्रिसिटी जरूर आएगी और उस दिन के लिए वो खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर देता है। इन सभी मजदूरों में माइल्स नोरा को भी देखता है और चार्ली से कहता है कि उसे इतने सारे लोगों में से बचाना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ कई सारे गार्ड्स के पास स्नाइपर राइफल भी है। लेकिन माइल्स अपने दोस्त को हर हालत में बचाना चाहता है। वो नोरा को बचाने का प्लान बनाते हुए रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है तो सबसे पहले चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है और
और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भगा देती है। फिर वो वहाँ गार्ड्स के पीछे छुप जाता है और आखिर में नोरा को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बात से नोरा नाराज हो जाती है क्योंकि वो खुद को जानबूझकर कैदी बनी हुई थी, क्योंकि उसे उनकी राइफल चुरानी थी। उन स्नाइपर्स के पास ऐसे हथियार थे जो आम तौर पर मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद माइल्स नोरा से कहता है कि उसे अपने भतीजे को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए वो तुरंत मान जाती है, लेकिन इसके बदले वो उससे स्नाइपर राइफल चुराने में मदद मांगती है। माइल्स को ये मुश्किल लगता है, लेकिन इस समय उसके पास नोरा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो तीनों पास की एक झोपड़ी में जाते हैं, जहां वो तीनों डैनी को बचाने की प्लानिंग करते हैं। बारूद का इस्तेमाल करके नोरा एक टेम्परेरी हथियार बनाती है, जिसका इस्तेमाल वो उन स्नाइपर्स वाले गार्ड्स को मारने के लिए करेगी। लेकिन एक दिक्कत यह है कि इस हथियार का असर कुछ मीटर तक ही रहेगा, जिसका मतलब हुआ कि उनमें से किसी एक को गार्ड के पास जाकर उन्हें गोली मारनी होगी। अब क्योंकि माइल्स और नोरा आसानी से उनकी पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए चार्ली को ही ये काम करना पड़ेगा। यहाँ से जाने से पहले माइल्स उनसे कहता है कि जैसे ही वो सभी गार्ड्स मर जाएंगे तो वो सभी मजदूरों को निकाल लेंगे। कुछ ही देर बाद चार्ली अपने हथियार को स्लीव्स के अंदर छुपाती है और एक खोए हुए इंसान होने का नाटक करते हुए पहरेदारों के पास जाती है, जिसके बाद वो तुरंत हथियार लेकर गार्ड्स के पास जाती है और तुरंत उन्हें मार देती है। इससे पहले कि बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते, वहां नोरा और माइल्स जाकर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद जब वो लोग सभी मजदूरों को आज़ाद कर रहे थे तो नोरा ये रिवील करती है कि उसने अपने रेबेल ग्रुप के लिए स्नाइपर की चोरी की थी। वहाँ ग्रैंड पार्क में जब ग्रेस अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही होती है कि तभी कोई आदमी उसके घर में घुसकर उसके सामने आता है। उस आदमी के पास भी सेम वही लॉकेट था, जिसकी मदद से उसके पास मौजूद इलेक्ट्रिक स्टिक काम कर रही थी। दूसरी ओर माइल्स नोरा को रेबेल का साथ छोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों कपल थे, लेकिन ब्लैकआउट के बाद उन्हें ब्रेकअप करना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर बाद वो दोनों रेबल्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पादरी मिलता है। पादरी खुश था कि नोरा स्नाइपर गन लेकर आई है, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उनकी सेना पर अभी भी लगातार हमला किया जा रहा है। जब ग्रुप ठिकाने पर पहुंचता है तो उन्हें अंदर कुछ घायल आदमी बैठे मिलते हैं। पादरी यहाँ ये बताता है कि इन सभी आदमियों में से एक आदमी गायब है, जो सुनकर माइल्स तुरंत सभी को ये जगह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि मिलिटिया उसके आदमियों से पूछताछ कर रही है और इस जगह से भागने का यही सही समय है। नोरा इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उससे 30 मिनट मांगती है, क्योंकि वो घायल आदमियों को ठीक करना चाहती थी। बदकिस्मती से उसका यह डिसीजन गलत साबित होता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों के बाद कैप्टन एडम मिलिटिया के साथ दिखाई देता है। उन्हें कुछ देर रोकने के लिए माइल्स अपने बेस्ट शूटर को स्नाइपर के साथ ऊपर भेजता है और उसका ये प्लान काम करता है, क्योंकि ऊपर भेजा गया वो स्नाइपर मिलिटिया के कई लोगों को घायल कर देता है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट के अंदर माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, लेकिन उनका यह प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि दीवार में सुरंग खोदते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक इसके बाद छत पर बैठे स्नाइपर की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन माइल्स जो बहुत बढ़िया तलवारबाज है, वो कुछ आदमियों को नीचे गिराता है और एडम को बंदी बना लेता है। फिर वो उसे दूसरे रूम में बंद कर देता है और यहाँ से भागने के तरीके सोचने लगता है। यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि एडम माइल्स को पहचान लेता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर चार्ली उनसे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। यहाँ कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है, जहाँ एडम ये रिवील करता है कि पहले माइल्स जनरल मॉनरो का राइट हैंड था। यहाँ तक कि माइल्स वो इंसान है जिसने मिलिटिया को लड़ना सिखाकर इतना खतरनाक बनाया। लेकिन इतना रिवील होने के बावजूद भी माइल्स उसे मारने पर अपना फोकस रखता है। माइल्स उसके सामने एक डील रखता है, जिसमें वो खुद को मॉनरो मिलिटिया के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बदले में उसके ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। किसी वजह से एडम ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है कि उसे अपनी जान की परवाह हो, इसलिए। खैर, इसके बाद जल्द ही माइल्स को मॉनरो मिलिटिया ले जाया जाता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम ब्लैकआउट के 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जब माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो आया था और उसका सबसे अच्छा दोस्त मॉनरो भी उसके साथ था।
वहीं रास्ते में उन्हें दो आदमी मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी दूसरे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। एक अच्छा इंसान होने के नाते माइल्स उनके पास जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उसमें से एक आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस बचे हुए चोटिल इंसान की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम ही था, और इसीलिए वो आज तक माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जैसे ही माइल्स ब्रिटिया को अपनी जगह पर ले जा रहा था तो रास्ते में वो एक ब्रिज पार करते हैं, जहाँ अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं, और इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को उनसे बचा लेते हैं। वहां से जाने से पहले वो एक और एक्सप्लोजन करते हैं जिससे वो पकड़ में ना आए। वहीं दूसरी ओर मैगी और आरोन जो ग्रेस को ढूंढने के मिशन पर हैं, आखिरकार वो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था क्योंकि ग्रेस ने ये घर छोड़ दिया था। यहाँ आरोन जो गूगल का एक पुराना एम्प्लॉय होने का दावा करता है और कहता है कि वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे ग्रेस का कंप्यूटर रखा मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इसे हाल ही में बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि जब वो कई घंटों तक कंप्यूटर की जांच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। आरोन थक जाता है और ऊपर जाकर वो लॉकेट मैगी को दिखाता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास में रखे हेडफोन में गाना बजना शुरू हो जाता है, जहाँ मैगी के आईफोन में जान सी आ जाती है, जिसकी वजह से कई सालों बाद वो अपने बच्चों को देखती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये थी रेवलेशन वेब सीरीज। आपको यहाँ तक कैसी लगी? इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लाएं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।